जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के योजना एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, योजना एनालिसिस काफी टाइम बाद कर रहे हैं। जून का जो हमारा योजना का एडिशन आया था उसका एनालिसिस हम जुलाई के मंथ में नहीं कर पाए थे, अब हम कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगस्त के एंड तक मैं जुलाई का जो योजना एडिशन था ट्राइबल इशू से एसोसिएटेड था वो भी मैं बाय द एंड ऑफ अगस्त वो डिस्कस कर लूं। बहरहाल, तो दोस्तों अभी हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। वैसे जो वीडियो होगा, आपको मैं बता दूं, ये हमारा जो योजना इनिशिएटिव है जो कि हमने जनवरी में इंट्रोड्यूस किया था हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पहले हम क्या करते थे, पहले पार्ट्स में रिकॉर्ड करते थे। एक पार्ट फॉर एग्जाम्पल एक संडे को आता था, उसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो ऑल्टरनेट संडे को आता था। लेकिन अब क्या करेंगे, हम वीडियो को पार्ट्स में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन मर्ज करके आपके सामने एक ही वीडियो होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंबाइंड। योजना मैगजीन दोस्तों बड़ी अच्छी मैगजीन है, सरकारी मैगजीन है। देखिए बहुत महंगी भी नहीं है ना, इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो किंडल से भी बाय कर सकते हैं, या अगर आप फिजिकली पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट से जाके भी लेके आ सकते हैं। इजीली मिल जाती है, बहुत तरह की भाषाओं में मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आते हैं योजना के। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं बिफोर आई बिगिन द लेक्चर, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं बच्चों को कि आप पेज टू पेज या वर्ड टू वर्ड योजना मैगजीन को पढ़ें। आपको मेन जो स्टोरी है, जो मेन जिस्ट है वो पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं योजना के अंदर वो रिपीट होते रहते हैं। कोई योजना, कोई मिशन, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, कोई सोशल इशू है, तो हमको क्विकली स्किम करना है ना, हमको एक समरी पढ़नी है इसकी कि मेन इसमें से क्या बातें हैं जो कि शायद मेरे को ऐसे में काम आ सकती हैं, मैं ऐसे में वो चीज़ें कोट कर सकता हूं। या अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बातें करी गई हैं तो इसमें से बहुत सारे जो इश्यूज हमको GS3 में काम आ सकते हैं। और फॉर दैट मैटर कई बार क्वेश्चंस हमको प्रीलिम्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एक टॉपिक है नॉन फंजिबल टोकन्स का, जो कि इस साल प्रीलिम्स में भी आया है। ठीक है, तो हम इसको स्मार्टली पढ़ें। ठीक है, पेज टू पेज वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ के इसके नोट्स बनाएंगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो उसका वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देख के उसके बाद जो PDF है वो आपने डाउनलोड किया और आपने वहां पे साथ के साथ जो हमने इसमें नोट्स बनाए हैं, जो इसका एनालिसिस है, बहुत इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टॉपिक्स में से, तो वही हमने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरी की पूरी मैगजीन पढ़ेंगे 50, 60, 70 पेजेस की, फिर तो बहुत लंबी चौड़ी PDF बन जाएगी आपकी। ठीक है, PPTs भी बहुत सारी बन जाएंगी। तो हमारी कोशिश है कि इंपॉर्टेंट बातें पढ़ें, ठीक है, जो रेलिवेंट है। तो योजना मैगजीन हम क्यों पढ़ते हैं? योजना मैगजीन एक सरकारी मैगजीन है, ज्यादातर यहां पे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करी जाती है। नाउ अभी इस इशू में टेक्निकल इश्यूज के बारे में बात करी गई है, सो डिपेंड करता है, बट मोस्टली यहां पे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे ही चीजें एड्रेस करी जाती हैं। अब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। आप शाम को एडिटोरियल एनालिसिस देखते होंगे, हमारे चैनल पे आता है शाम को 6 बजे, कई बार 6:30 बजे। अब क्या होता है ना, हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो वहां पे थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है कॉलमनिस्ट का। यहाँ पे योजना में सरकार अपना जो स्टैंड है वो पेश करती है, तो यहाँ पे हमको सरकार अपना क्रिटिसिज्म तो नहीं करेगी। तो अब होता क्या कि हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में से पढ़ लेते हैं, एडिटोरियल्स में से, और जो सरकार का स्टैंड है तमाम मुद्दों को लेके, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सोशल इशूज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, ठीक है, चाहे वो हेल्थ इशूज हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट है, तो वो सरकार का जो स्टैंड होता है और जो हम न्यूज़पेपर में से चीजें पढ़ते हैं, क्या होता है, हमको एक बैलेंस्ड पिक्चर मिलना शुरू हो जाता है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन हमारा माइंड में बनना शुरू हो जाता है, जो कि हमको हेल्प करता है जब हमने मेंस में आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, और ये जो मैगजीन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये पब्लिश करी जाती है। नाउ टॉपिक्स क्या रहेंगे इस बार के जो हमारे योजना एडिशन के पार्ट 1 के डिस्कशन में? तो टेक एड, डीकोडिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टर्म्स, डिजिटल डिस्ट्रप्टर, और अंत में मिशन कर्मयोगी। तो बहुत क्विकली हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो दोस्तों बात करें टेक एड की। डेकेड होता है 10 सालों का। अब ये जो 2020 से लेकर 2030 तक के जो 10 साल का जो सफर माना जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डेकेड माना जा रहा है, टेकेड माना जा रहा है। टेक्नोलॉजी, देखिए अब हर साल टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नई आती रहती है। अब मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे, अगर मैं 2011-12 की बात करूं तो उस टाइम पे C++ इस तरह की टेक्नोलॉजीज थी। ठीक है, आज के टाइम पे रोबोटिक्स की बातें हो रही है। आज के टाइम पे जो बच्चे बीटेक करके निकल रहे हैं वो रोबोटिक्स के बारे पढ़ रहे होंगे, ब्लॉकचेन के बारे पढ़ रहे होंगे। आई एम श्योर ब्लॉकचेन के बारे, क्रिप्टोस के बारे आपको शायद मुझसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर पता होगा। ठीक है, अब आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मेटावर्स की हम बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग है। ये क्या कर रही हैं? ये जो टेक्नोलॉजीज हैं हमारी जिंदगी सुधारने में हमारी हेल्प कर रही हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजीज के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक है, अब चाहे वो हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, ठीक है, चाहे हम वो डिजिटाइजेशन की बात करें जो हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, हर कोई घर से काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है,
चाहे हम टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट सेक्टर में बात करें या पब्लिक सेक्टर में, बैंकिंग है, चाहे वो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, चाहे बिजली का बिल देने जाते हैं, पानी का बिल देने जाते हैं, और भी गवर्नमेंट आप सर्विसेज जो अवेल करते हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे आमने सामने दिख रही है। ठीक है, हमको अपने प्रशासन में भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होते दिखाई दे रही है, और टेक्नोलॉजीज की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी की, वो टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है, और टेक्नोलॉजीज में वो क्षमता भी है। ठीक है, और जो सिटीजन हैं, आज के टाइम पे देखिए हमारे यहाँ पे हर किसी के पास स्मार्टफोन है। ठीक है, इंटरनेट जो आपका जो मोबाइल डेटा जो होता है, कोई बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता मोबाइल डेटा का पैक। ठीक है, थैंक्स टू जियो अब हमारे पास जो हमारे टैरिफ्स हैं, चाहे वो प्रीपेड टैरिफ्स की बात करें, पोस्ट पेड टैरिफ्स की बात करें, बहुत सस्ते हो गए हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत है। अब डिजिटल इंडिया के चलते हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, कि भी ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, तो डेफिनेटली जो डिमांड है डिजिटल सर्विसेज की, वो भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी। ठीक है, अब ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आज के टाइम पे आ रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, अभी देखिए 5G की ऑक्शनिंग चल रही है, 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग चल रही है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है, और ये टेक्नोलॉजी क्षमता रखती है कि कैसे ये सोसाइटी को बदल सकती हैं। ठीक है, बहुत मास लेवल पे। ठीक है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी, पर डेफिनेटली वहां पे डीमेरिट्स भी हैं, है ना। हमने बात बहुत बार पढ़ी कि एक कंप्यूटर 10 लोगों की नौकरी रिप्लेस कर देता है। अब अगर आज के टाइम पे आप ये सब टेक्नोलॉजीज के साथ वेल इनेबल्ड नहीं है, तो आपको जॉब में से निकाल दिया जाएगा। अब देखिए पैंडेमिक के चलते हमने देखा कितने सारे लोगों को जॉब में से निकाला गया था। अब जो ट्रांजिशन हुआ है ना, एकदम से फिजिकल स्पेस से आप डिजिटल स्पेस में जो आपका ट्रांजिशन हुआ, बहुत सारे लोग नहीं अडाप्ट कर पाए इस ट्रांजिशन में, उस चेंज में। तो यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड, आपको इन टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। अभी हम आने वाले टाइम में इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज के चलते इंडस्ट्री 4.0 विल सेट टू अशर इन एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो कि हमारे आमने सामने जो दुनिया है कंप्लीटली बदल देंगे। ठीक है, बिलीव मी, दुनिया अभी भी बहुत बदल रही है। बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स है जिसके बारे शायद मुझसे कहीं गुना ज्यादा बेटर आपको पता होगा, है ना। तो अब जैसे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं सोसाइटी के, पानी की समस्या है, एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हाइजीन की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो टेक्नोलॉजी कैसे इन सब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को भी एड्रेस कर सकता है, वो भी आने वाले टाइम में देखने वाली बात रहेगी। अब ये बड़ी अच्छी लाइनें मेरे को लगी, आप ना इन लाइनों को यूज कर सकते हैं अगर आप इस थीम के ऊपर कोई एस्से लिख रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हर साल आपको फिलोसॉफिकल थीम्स पे ऐसे पूछे जाएंगे, कई बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थीम में। टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक एसेट है दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। ठीक है, अब एक स्मार्टफोन आपके पास है, वो सिर्फ आपको गेम खेलने के लिए नहीं ना, आप पबजी खेल रहे हैं, कोई और गेम खेल रहे हैं, या यूट्यूब पे आप कुछ ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, है ना। अब ये जो यानी कि हमने क्या आप यानी कि जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ आपके टाइम पास के लिए नहीं है। जो हमारे स्मार्टफोन है, जो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस है, वो किसके लिए? हमारा काम इनहैंस करने के लिए, है ना, हमारा लाइफ आसान बनाने के लिए, हमको और प्रोडक्टिव बनाने के लिए है। तो टेक्नोलॉजी का जितना हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए भी एसेट है। ठीक है, इससे ज़्यादा धन हम जनरेट कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, और अगर हम धन जनरेट कर पाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे, तो डेफिनेटली उससे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। अब देखिए, एक ज़माना था हम कहते थे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, ये 2-3 नौकरियां होती हैं ना। अब आज के टाइम में बच्चे हैं ना, 21-22 साल के बच्चे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं, और भी बहुत सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने कोई डिग्री नहीं करी है। ठीक है, तो उन्होंने 2 या 3 महीने का कोई कोर्स किया होगा, कोई सर्टिफिकेशन किया होगा, लेकिन वो घर बैठ के 20-21 साल की उम्र में भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज अगर हम सीखेंगे तो उसमें पोटेंशियल भी है कि हम अपनी तो इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह के एफर्ट्स को, इस तरह की इन चीज़ों को मैक्सिमाइज करने के लिए, टेक्नोलॉजी को मैक्सिमाइज करने के लिए, टेक्नोलॉजी द्वारा बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, जो डेकेड है, इसको आने वाले जो डेकेड है 2020 से लेकर 2030 का, उसको डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि जो डिजिटल डिवाइड है ना, हैव और हैव नॉट्स के बीच में, वो रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी इस दिशा पे चल रहे हैं। 2014 से हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली आने वाले समय में इंडिया में देखिए बहुत बड़ी मार्केट है, डिजिटल कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है ना। फेसबुक यूजर्स की बात करें, व्हाट्सएप सब्सक्राइबर्स की बात करें, बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में आई एम श्योर ये जो डिवाइड है ना, ये जो डिवाइड है, जो कि थोड़ा नैरो भी हो रहा है, अर्बन रूरल डिवाइड की बात करें, एज फार एज डिजिटल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, एज फार एज फाइनेंशियल लिटरेसी इज कंसर्न, वो कम होता हमको दिखाई दे रहा है। वैसे भी जहां पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं या हम फिनटेक सेक्टर की बात करते हैं, नोटबंदी के बाद हम देखते हैं कि इस तरह की जो एप्स हैं, पेमेंट गेटवे जो एप्स हैं, वो और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब आप चाय पीने भी जाते हैं, है ना, आप जो रोड साइड कोई चाय वाला बैठा हो, तो आप उसको भी आप आराम से पेटीएम कर सकते हैं। आपने चाय पीनी हो, मैगी खाना हो, तो उसको भी आराम से आप पेटीएम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी अब हर किसी के पास अब इजिली अवेलेबल है।
चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों एक मीम है, थोड़ा सा एक उसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो लोग पूछते हैं कि भाई आप बाहर क्यों नहीं जाते खेलने के लिए, है ना। हर कोई कहता है कि भी पैंडेमिक था, पीछे घर पे रहना चाहिए, बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। आज के टाइम पे तो बच्चे वैसे भी बाहर कम खेलते हैं ना। आज के टाइम पे चलो, हमारे टाइम पे क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, कबड्डी खेलना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन आज के टाइम पे लोग, बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर घर पर टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फ़ोन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लैपटॉप्स पर टाइम स्पेंड करते हैं। तो व्हेन पीपल आस्क मी व्हाई आई डोंट गो आउटसाइड, तो क्यों? बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी। तो अगेन टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं, लेकिन फिर थोड़े यहाँ पे डीमेरिट्स की भी बात आ जाती है कि आप फिजिकल वर्ल्ड के साथ बिल्कुल ही आपका जो एक्सेस है वो कट होना शुरू हो जाता है, खास करके बच्चों का, खास करके जो आजकल की जो नई जनरेशन है ना। चलिए, अब कुछ ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टर्म्स को डीकोड करते हैं। आप ये टर्म्स हमने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ी हैं, कोई ऐसी नहीं कि आप पहली बार इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसको लेके हमने थीसिस तो करनी नहीं है, पीएचडी तो करनी नहीं है ब्लॉकचेन के ऊपर, है ना, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। बेसिक बातें क्या है, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना। ब्लॉकचेन ये रेफर करता है टू सिस्टम जहां पे जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं इज स्टोर्ड ऑन मेनी कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो इसको ऑल्टरनेटिव माना जाता है। देखिए, बहुत सारे जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, बहुत सारी सरकारें हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलते, क्रिप्टो करेंसी से चलते प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना। एल साल्वाडोर की बात करें, उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज किया था, है ना। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे, अब अगर हम अपनी बात करें, भारत की बात करें, हमने भी इस बात को लेकर कंसर्न शो किया था कि क्रिप्टो करेंसीज हैं, बहुत सारे नौजवान हैं क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करते हैं अपने मनी को लॉन्डर करने के लिए। ठीक है, तो अब इसकी सेफ्टी को लेके बहुत सारे, चलो आप अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, शेयर्स खरीदते होंगे, वो और चीज़ है। लेकिन क्रिप्टोस की अलग से एक स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टोस की अलग से एक मार्केट है जहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ये कितना सिक्योर है, नहीं है, इसको लेके हमने बहुत चिंता भी प्रकट करी है। अगर हम रिसेंटली बजट की बात करें तो यहाँ पे ये भी अनाउंस करा गया था बजट में कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो आने वाले समय में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को, सीबीडीसीज को लॉन्च करेगा। इसको लेके, सीबीडीसीज को लेके हमने पुराने योजना के डिस्कशन में भी काफी डिस्कशन करा है। पर बहरहाल ये काफी ट्रेंडिंग है, काफी इन है ना। अब इसको ऑल्टरनेटिव कहना कन्वेंशनल बैंकिंग का, ये खैर ये इट्स ओपन डिबेट। बट अब अगर हम नोटिस करें, देखिए, आप किसी को पैसे देते हैं, चलो आप पेटीएम के जरिए किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, आपने चलो कहीं गए, चाय पीने गया, आपने चाय वाले को 10 रुपये पेटीएम करके ट्रांसफर करे, तो जो पैसा है आपके अकाउंट में से, अगर आपने चलो अपना यूपीआई करा है, पेटीएम यूपीआई करा है, तो पैसा आपके अकाउंट में से डिडक्ट होगा 10 रुपये का और उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो बैंक है, मान लीजिए कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, अगले का पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है, तो ये जो सब ट्रांजैक्शन आपके और चाय वाले के बीच में जो हुई है 10 रुपए की या 20 रुपए की, व्हाटएवर इट इज, एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं, तो दोनों जो बैंक है, एसबीआई भी और जो पीएनबी भी, दोनों एक लेजर का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिटेल ऑफ द मनी ट्रांजैक्शन आपके बीच में और चाय वाले के बीच में उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये सेम काम किया जाता है लेकिन विदाउट बैंक्स। तो यहाँ पे मतलब ये नहीं कि आप चाय वाले को यहाँ पे आपके पेटीएम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, यहाँ पे और फंडा होता है। इसमें क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन है वो सिमिलर काइंड की रहती है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में ट्रांजैक्शन रहती हैं, ठीक है, बट दे आर रिकॉर्डेड ऑन कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपने ट्रांजैक्शन करी चाय वाले के साथ है, तो आपका अकाउंट एसबीआई में, दूसरे चाय वाले का अकाउंट पीएनबी में है, तो वो जो अकाउंट आप दोनों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है एसबीआई का पीएनबी का, तो वो दोनों बैंक्स के बीच में ये रिकॉर्ड रहेगा कि ट्रांजैक्शन हुआ 10 रुपए का। लेकिन यहां पे क्रिप्टो करेंसीज में जब आप ट्रेड कर रहे हैं, है ना, आप किसी को क्रिप्टो करेंसीज दे रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड दुनिया भर के कंप्यूटर्स पे वर्ल्ड वाइड मेंटेन रहेगा। ठीक है, और ये जो सिस्टम है इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई लेना देना बैंकों के साथ नहीं है। और कहा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर करी जाती है ज्यादा सिक्योर है, इवन मोर सिक्योर देन द बैंकिंग सिस्टम। बिकॉज व्हाई? बिकॉज बहुत सारी कॉपीज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग केप्ट अराउंड द कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। बट और इतने सारे, अब चलो आप एक कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, 2 कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे कंप्यूटर्स को तो हैक नहीं कर सकते। ये एक रीजन दिया गया क्योंकि यहां पे इस करके ये सेफ है, इट इज अ वेरी सेफ ऑल्टरनेटिव टू द अदर बैंकिंग सिस्टम, द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी जो है, दिस इज मच टॉक्ड अबाउट नाउ डेज। ठीक है, इसके कंसर्न्स भी हैं, इसके चलो बेनिफिट्स भी होंगे इसके, लेकिन कंसर्न्स भी हैं। ठीक है, इज मच टॉक्ड अबाउट नाउ डेज बिकॉज दिस हैज इट्स ट्रांजैक्शंस डन थ्रू द ब्लॉकचेन सिस्टम जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, अनलाइक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम जो रहता है। फिर हम बात करेंगे एनएफटीज के बारे, नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया था इस बार प्रीलिम्स में 2022 में। अगर आपने पेपर दिया है या अगर आपने नहीं भी दिया तो आई एम श्योर आपने क्वेश्चन पेपर जरूर देखा होगा।
ठीक है। अब नॉन फंजिबल टोकन, फंजिबल यानी कि जो चीज एक्सचेंज हो सकती है, जो चीज ट्रेडेबल है। नॉन फंजिबल यानी कि एक्सचेंजेबल नहीं है, बेसिक हम टर्म में समझे है ना, अगर हम ज्यादा एक लेमैन टर्म में समझे तो एनएफजीज क्या है, वो क्रिप्टोग्राफिक असेट्स हैं, ठीक है। उनका जो प्लेटफॉर्म है वो उसी तरह का ही है। अगर यहाँ पे बात करें टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन वाली यहाँ पे यूज की जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स इसमें जनरेट किए जाते हैं। अब क्रिप्टो करेंसीज की तरह, अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज, ये ट्रेड या एक्सचेंज इक्विवेलेंट वैल्यू पे नहीं करे जा सकते हैं, ठीक है। ये डिफर करते हैं फ्रॉम फंजिबल टोकन्स, फंजिबल यानी कि जो कि इजीली एक्सचेंज किए जा सकते हैं, ट्रेड किए जा सकते हैं, तो ये डिफर करते हैं फ्रॉम फंजिबल टोकन्स। क्रिप्टो करेंसीज फंजिबल है, वो ट्रेडेबल है, एक्सचेंजेबल है, इक्विवेलेंट वैल्यू के, ठीक है। तो लेकिन ये आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो क्रिप्टोज जो हैं दे कैन सर्व एज अ मीडियम फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसको थोड़ा डीक्लटर करते हैं। आपके पास एक बहुत एक्सपेंसिव, आपने कोई एक्सपेंसिव पेंटिंग कहीं से खरीदी है ना, किसी म्यूजियम से खरीदी, किसी आर्ट गैलरी से खरीदी, आपने वो पेंटिंग खरीदी, बहुत उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। लेकिन अब आप, चलो वो पेंटिंग किसी ने बनाई है लेकिन आपने खरीद ली, लेट्स से वो पेंटिंग 1 लाख रुपए की थी, या लेट्स से वो एक पेंटिंग 10, वट एवर अमाउंट है ना, आपने वो पेंटिंग खरीद ली। आप ये बात प्रूव कैसे करेंगे कि आप उसके ओनर हैं? पेंटिंग के ऊपर तो नाम किसी और का लिखा होगा कि भाई चलो जिसने भी वो पेंटिंग बनाई है, लेकिन आप कैसे उस बात को प्रूव करेंगे कि ये पेंटिंग आपने खरीदी है, लेकिन क्या ये पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग है? आपने कहा कि अपने दोस्तों को जाके, जी ये पेंटिंग मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी है, कैसे मान लें कि वो आप ही ने खरीदी है, चाहे वो 10 लाख की हो, चाहे वो 50 लाख की हो, ठीक है। अभी देयर इज नो प्रोविजन फॉर दिस एक्सेप्ट कि भाई जहां से आपने वो पेंटिंग खरीदी है वो आपको रसीद देंगे, कोई सर्टिफिकेट देंगे, चाहे वो कोई आर्ट गैलरी है, चाहे वो कोई म्यूजियम है, वो आपको रसीद देंगे कि हाँ भैया इन भाई साहब ने हमसे 10 लाख की या 20 लाख की, वट एवर द अमाउंट इज, ये पेंटिंग खरीदी है। तो अब वो सर्टिफिकेट देंगे, फिजिकल आपको कॉपी देंगे, कोई रसीद देंगे। अब नॉन फंजिबल टोकन्स क्या हैं? वो भी एक तरह के डिजिटल सर्टिफिकेट हैं, जो कि ये बताते हैं कि जो ओरिजिनल चीज है, चाहे वो पेंटिंग है, ठीक है, वो यूनिक है दुनिया में और वो आप उसके मालिक हैं, आप उसको ओन करते हैं। तो एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट है जो नॉन फंजिबल टोकन्स की बात करें, और इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपके नाम पे है, जो इशू किया गया डिजिटल सर्टिफिकेट नॉन फंजिबल टोकन, तो वो आप ही के नाम पे रहेगा, ठीक है। अब जो एनएफटीज हैं दे कैन बी एसोसिएटेड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहां पे नोट डाउन करिए, इसको जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, जो एनएफटीज हैं ये एसोसिएट किए जा सकते हैं फिजिकल असेट्स के साथ भी और वर्चुअल और डिजिटल असेट्स के साथ भी किए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट आया है क्वेश्चन में, जिस साल प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन, ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। तो व्हाट इज एनएफटी? नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि क्रिप्टो असेट्स व्हिच कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, व्हिच कैन नॉट बी एक्सचेंज और ट्रेडेड अगेन, ठीक है। अब ये नॉन इंटरचेंजेबल डेटा यूनिट है और ये हेल्प करता है कंटेंट क्रिएटर को और आर्टिस्ट को अपनी आर्ट प्रमोशन को कंजर्व करने के लिए। अब एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे समझते हैं एक और। दिसंबर 2020 में जैक डॉर्से जी जो कि ट्विटर के को फाउंडर थे और पुराने एक्स सीईओ भी थे, ठीक है, आपने उनको आई एम श्योर देखा होगा, काफी उनको न्यूज में देखा होगा आपने। उन्होंने एक नॉन फंजिबल टोकन बनाया था, किसका? अपनी जो पहली उन्होंने ट्वीट करी थी, जो पहला उनका ट्विटर का पोस्ट था 2009 में। अब वो देखिए ट्विटर में आप कुछ चीज ट्वीट कर रहे हैं ना, लेकिन वो तो रीट्वीट भी कर सकते हैं आप। मैंने कोई चीज ट्वीट करी, अब आपने उसको रीट्वीट कर दिया, आगे जाके 100 लोगों ने उसको रीट्वीट कर दिया, तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल चीज तो वो मेरी थी जो मैंने ट्वीट करी थी। अब उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था उसको कन्वर्ट कर दिया एक डिजिटल फाइल में, स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन, और एनएफटी वाज बॉर्न, नॉन फंजिबल टोकन वाज बॉर्न। नाउ अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो डॉर्सी का जो फर्स्ट ट्वीट था कि वो हिस्टोरिकल है, उसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। आप जैक डॉर्सी के फैन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो आपका अपना पर्सनल वो चीज़ है कि भाई वो जैक डॉर्सी थोड़ा ज़्यादा लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है, वो एवर इट इज, है ना, उस चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन द फैक्ट इज कि वो जो ट्वीट उन्होंने नॉन फंजिबल टोकन में कन्वर्ट करा, उसका प्राइस टैग क्या रखा? अभी अगर किसी ने ये लेना है ना, अगर किसी ने टोकन मुझसे लेना है तो उसके बदले मेरे को $2.9 मिलियन देने पड़ेंगे। अब शुरू में तो कोई $280 में भी लेने को तैयार नहीं था उस ट्वीट को, ठीक है, लेकिन ये प्राइस क्या है? बात समझने वाली क्या है, वो बात छोड़ो कि किसी ने वो ट्वीट खरीदा कि नहीं खरीदा, किसी ने वो सर्टिफिकेट खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन बात समझो, ये जो कीमत है $2.9 मिलियन का जो प्राइस टैग है, ठीक है, चाहे वो जस्टिफाइबल है या नहीं है, ये जो कीमत है ना, ये कीमत है फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द सर्टिफिकेट ओनली, यानी कि जो कीमत है किसके लिए है? ये एनएफटी के लिए कीमत है, ठीक है। तो यानी कि नो वन कैन सेल दिस एक्सेप्ट इट्स ओनर। तो मैं फिर से बोलूंगा, जैसे अब यहां पे हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपने कोई ट्वीट किया, अब आपने उसको अपना एनएफटी बनाना है कि भाई ये तो मेरा ही, इसका ओरिजिनल जो ओनरशिप है वो मेरा ही है कि मैंने ये चीज ट्वीट करी थी, चाहे उसको 10 लोग रीट्वीट कर रहे हैं, चाहे जैक डोर्सी के ट्वीट को करोड़ों लोगों ने रीट्वीट किया हो, लेकिन जैक डोर्सी कहेंगे कि उसको मैंने एनएफटी में कन्वर्ट किया है और उसके ऊपर और किसी का राइट नहीं है उसको सेल करने का, सिर्फ मेरा ही राइट है, ठीक है। चलिए
अब यूपीएससी प्री 2022 में आया था एनएफटी, क्वेश्चन आपके सामने है, विद रेफरेंस टू एनएफजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहां पे आप जरा पॉज करके यहां पे आंसर भी कर सकते हैं। चलो अगले स्लाइड में आपको मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं तो यहां पे पॉज करके बताइए आपको क्या लग रहा है। तो दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। तो ये तो आपको मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी तो क्रिप्टो करेंसीज की और एनएफटीज की सेम ही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटी में फर्क है, एनएफटीज आर नॉट द सेम थिंग एज क्रिप्टो करेंसीज। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंट एंड कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। नहीं, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो सही आपका आंसर क्या है, पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, ए 1 एंड 2, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा ये इनकरेक्ट है, इसको भूलना मत, याद रहे। अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज दे कैन नॉट बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंट वैल्यू। तो ये डिफर करते हैं फ्रॉम फंजिबल टोकन्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज। और हमारे जो प्यारे धर्मेंद्र सर हैं, जो कि यहाँ पे स्लीवी क्लासेस में साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, और उनके पढ़ाए जो क्वेश्चन थे, लगभग 13 क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में धर्मेंद्र सर के नोट्स में से आए थे। तो धर्मेंद्र सर ने भी पढ़ाया था और उन्हीं से मैंने ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है उन्हीं से मैंने बोरो करी, उनके क्लास नोट्स में से मैंने बोरो करी है, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी एनएफटी के बारे में काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा था, ठीक है। हाउ इज एनएफटी डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी? एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, दोनों बिल्ड तो ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे करी जाती हैं, लेकिन बस यहीं तक इनकी सिमिलरिटी है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी करेंसी है और एक फंजिबल है, मीनिंग कि वो इंटरचेंजेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक क्रिप्टो टोकन है, लेट से आपके पास एक क्रिप्टो टोकन है ऑफ इथीरियम, तो जो नेक्स्ट इथीरियम है दैट यू होल्ड विल आल्सो बी ऑफ द सेम वैल्यू, व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ दैट टोकन ऑफ इथीरियम व्हिच यू हैव। लेकिन जो एनएफटीज हैं वो नॉन फंजिबल है, नॉन एक्सचेंजेबल है, नॉन ट्रेडेबल है, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ वन एनएफटी इज नॉट इक्वल टू द अदर एनएफटी, ठीक है। हर एक आर्ट डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो अगर जैक डॉर्सी का जो ट्वीट था, जो उसका एनएफटी था, उसने उसकी वैल्यू, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू $2.9 मिलियन रखी है। अब हो सकता है कि आप अपनी कोई भी क्रिएशन की वैल्यू 200 रुपये रख सकते हैं, 400 रुपये रख सकते हैं। तो ये नहीं कि अगर मैंने कोई एनएफटी इशू करा है अपनी किसी क्रिएशन का, तो जितनी वैल्यू मैंने रखी है उतनी ही वैल्यू कोई और भी रखेगा, डिफर कर सकता है, ठीक है। तो अब ये बात याद रहे, यूपीएससी में भी ये मेम मैंने यहां पे डाला हुआ है, धर्मेंद्र सर ने भी कराया था, यूपीएससी में भी आ चुका है और योजना पे भी हम कर चुके हैं। 3 बार हम अब एनएफटी का जिक्र सुन चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे एक मेम है, द लुक आई गेट व्हेन द वाइफ आस्क मी द सेम थिंग मोर देन 3 टाइम्स। तो अब आपने 3 बार एनएफटी के बारे में पढ़ लिया है, इसके बाद आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको क्वेश्चन अगेन प्रीलिम्स में किसी और एग्जाम में आता तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो फिर मेटावर्स की बात करते हैं। मेटावर्स यानी कि एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करना डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल वर्ल्ड इसको हम कहते हैं, ठीक है। जहां पे वैसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में करती है, लेकिन लगेगा कि वो डिजिटल, यानी कि आप हैं, आप अपने रूम में बैठे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो सारे वहां पे डिजिटल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं। वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, और एक्सेस करना इस वर्चुअल वर्ल्ड को रिक्वायर्स इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। जैसे आप किसी वीडियो गेम को एक्सेस करते हैं, तो अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करें एज अ डिजिटल पर्सन इन द गेम, देखिए मैं तो ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता हूँ, कंप्यूटर गेम्स, इतनी ज़्यादा नॉलेज मेरे को कंप्यूटर गेम्स की नहीं है। आई एम श्योर आज की जनरेशन को ज़्यादा पता है कंप्यूटर गेम्स के बारे में, जो गेम्स आज के टाइम पे जो बच्चे खेलते हैं, है ना। तो आज के टाइम पे तो गेमिंग भी एक फुल टाइम प्रोफेशन है, मेनी पीपल दे अर्न देयर लिविंग थ्रू गेमिंग एज वेल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ डिजिटल पर्सन इन द गेम कंपीटिंग विद अदर प्लेयर्स। आप दोस्त बना रहे हैं, दुश्मन बना रहे हैं, एक दूसरे साथ एंगेज कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज उस गेम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेट में गेम में कर रहे हैं अपने लैपटॉप से, ठीक है। बाकी जो है वो अपने अपने डिवाइसेस से, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर उस सेम वीडियो को हमको एक्सपैंड कर देंगे वाइडली और बहुत सारे और लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे डिजिटली, उसको क्या कहेंगे, मेटावर्स, यानी कि एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। उसमें आप ही हैं, आपका एक डिजिटल एंटिटी वहां पे क्रिएट कर दिया गया, आपका, आपके दोस्तों का, आपके पेरेंट्स का, कि कोई डिजिटल एंटिटी में क्रिएट कर दिया गया। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम लोग होंगे इस पैरेलल यूनिवर्स में, लेकिन हमारे डिजिटल अवतार्स होंगे, ठीक है। तो ये बात यहां पे समझनी जरूरी है। अब देखिए, अब ये बात अगेन यहां पे एक मेम आ जाता है, हाउ कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू योर पेरेंट्स अबाउट मेटावर्स, है ना। बहुत सारी बातें मेरे भी सिर के ऊपर से जा रही थी जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। सो व्हाट मेटावर्स इज, मी ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स। चलो, तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजीज और नई नई आ रही हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो हम उसको समझ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको अपने पेरेंट्स को समझाना, कल को जब आप पेरेंट्स बनेंगे, आपको ये टेक्नोलॉजीज आपके बच्चे समझाएंगे, तो शायद आपके भी सिर से बातें निकलेंगी। फिर बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे। क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा की जाती है, बिकॉज इसकी बहुत पोटेंशियल है, इन्फाइनाइट पोटेंशियल है इसका। क्वांटम कंप्यूटर डिफर करता है आपके नॉर्मल कंप्यूटर से, बिकॉज क्यों, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस जो कि मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर रहती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर, वो कर सकता है। अब जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है वो उसका क्या है, वो बाइनरी डिजिट्स पे काम, उसका जो काम होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ बाइनरी डिजिट्स पे रहता है, यानी कि 0 and 1।
दूसरी तरफ अगर हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करें, वो क्यूबिट वहां पे चीज अडॉप्ट करता है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर अडॉप्ट्स क्यूबिट, क्वांटम बिट, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बाइनरी अगर हम बात करें, बाइनरी डिजिट्स की बात करें तो 0 और 1 होता है। क्यूबिट मींस 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि जो ये जो खास करके जो क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कि आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में बहुत पोटेंशियल है क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज को हार्नेस करके सोसाइटी की हेल्प करना, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करें, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से डील करने की बात करें, तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसमें सक्षम हो सकती है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग को डिस्क्राइब किया जाता है एज नेचुरल, ठीक है। एट क्वांटम लेवल साइंस फिक्शन जो होता है ना, दैट अपीयर्स टू बिकम रियलिटी। तो यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे यहां पे हम कोई साइंस, कोई फिक्शन, कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जहां पे क्वांटम कंप्यूटर में कैलकुलेशन ऐसी करी जा रही है फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, कि भाई यहां पे अगर बात करें पार्टिकल जो है दे कैन ट्रैवल बैकवर्ड्स, टाइम ट्रैवल की यहां पे बात हो रही है, तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन क्वांटम कंप्यूटर्स कर रहे हैं जैसे कि हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हम अपने सामने वो चीजें देख रहे हो। तो नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा? नॉर्मल कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के सामने बैठे भाई आपका काम नहीं हो रहा, बहुत स्लो है, वो हैंग हो रहा है, तो आप कह रहे हैं, अगेन यहाँ पे एक थोड़ा मीम मैंने बनाया है कि भाई आप बहुत स्लो हैं, कि भाई मैं आई विश कि आई हैड अ क्वांटम कंप्यूटर। तो अगर आपके पास कल को क्वांटम कंप्यूटर आ गया ना, क्वांटम कंप्यूटर ने कहना है कि भाई चलो भाई आप स्लो हो, मेरी तरफ से तो काम खत्म भी हो चुका है, जो आपने मेरे को काम करने को कहा था आपके कहने से पहले ही मैंने खत्म कर दिया, तो मैं स्लो नहीं हूं, आप बहुत स्लो हो, ठीक है। तो आने वाले समय में कंप्यूटर्स हमको कह सकते हैं कि भैया आप बहुत स्लो हो, आज हम कंप्यूटर्स को कहते हैं कि आप बहुत स्लो हो, ठीक है। तो 2000, तो पहला जो दुनिया का जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया था बहुत छोटा था, दैट वाज बिल्ट इन 1997। 2007 में कंपनी है डी वेव सिस्टम्स, कनाडा की कंपनी है, इसने इंट्रोड्यूस किया था 28 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर। और आज के टाइम पे एक रिगेटीज कंप्यूटिंग है जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड है, तो उसने क्वांटम कंप्यूटर जो बनाया है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल, जिसमें जो कैपेसिटी है 128 क्यूबिट्स की है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, आईबीएम है, इंटेल है, गूगल है, रिगेटी के बारे में भी हमने बात करी, नासा है, अलीबाबा है, जो भी इसके ऊपर वर्क अपॉन कर रहे हैं। एप्लीकेशंस क्वांटम कंप्यूटिंग की कहां पे रहेंगी? मेडिसिन पे रहेंगी, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में रहेंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पे एआई के बारे में बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे। एआई क्या है? देखिए आज के टाइम पे जो मशीनें हैं, जो डिवाइसेज है, वो इंसानों से भी ज्यादा, अब हम हमारी जैसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जो हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, अब आज के टाइम पे मशीनें भी ये सब काम कर सकती हैं। हम कहते थे कि इंसानों के अंदर ही क्षमता, कि इंसानों और जानवरों में क्या फर्क है, अभी हमारे पास दिमाग है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। नहीं, आज के टाइम पे मशीनों में भी क्षमता है, टेक्नोलॉजी के चलते मशीन्स में भी एबिलिटी है कि वो भी इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, ठीक है। अब वैसे तो और कोई ऐसा, जानवरों में तो दिमाग नहीं होता, इंसानों में तो इस करके हम ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। इवन इफ अ क्रिएचर पोजेसेस एनी ऑफ दिस एबिलिटीज, इट इज एट मिनिमम लेवल, अज्यूमिंग कि किसी जानवर में इतना दिमाग हो भी, मे बी 10% ऑफ द दिमाग हो जितना इंसानों के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कॉम्प्लिकेटेड जो टास्क हैं वो जानवर नहीं कर पाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी है कि भी लाइफलेस मशीन, यानी कि वो जो मशीन है, वो जो डिवाइस है, वो सांस नहीं ले रही, वो ऑक्सीजन नहीं ब्रीथ कर रही है, वो खाना नहीं खा रही है, वो पानी नहीं पी रही वो मशीन, लेकिन वो सारी की सारी वही काम कर रही है जो कि इंसान करते हैं, ठीक है। तो दीज मशीन्स दे कैन सी, दे कैन हियर, दे कैन स्पीक एंड दे कैन इवन फील एंड टच। तो अब अगेन यहां पे एक नेम आ जाता है कि फेसबुक नाउ हायरिंग, भाई नो नीड टू अप्लाई, वी ऑलरेडी हैव ऑल योर डिटेल्स। सो अंकल सैम इज वाचिंग, है ना, कि भाई हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, हम सब की इन्फॉर्मेशन, अभी पर्सनल डेटा प्राइवेसी की हम बात करते हैं, फिर से उस बिल को भी रद्द कर दिया गया है पार्लियामेंट में, कुछ दिन पहले एडिटोरियल्स भी मैंने शेयर किया था, है ना। तो बात यहाँ पे करी जा रही है कि भाई अब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को सब कुछ पता है, टेक्नोलॉजी नोज एवरीथिंग अबाउट इट, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो गई है। तो डिजिटल डिस्ट्रप्टिंग, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन की बात करें, डिजिटल डिस्ट्रप्शन, अब हम कहते हैं पिछले 2 साल में डिजिटाइजेशन को हमने बहुत इंपेटस दिया है, बहुत ग्रोथ दिया है, लेकिन वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ ने, डिजिटाइजेशन ने काफ़ी सारा काम डिस्टर्ब भी किया है, काफ़ी काम इनेबल भी किया है ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की क्षमता रखते हैं जो मशीन्स होते हैं, है ना, इन टेक्नोलॉजीज के चलते, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सोशो इकोनॉमिक इशूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हमने बात करी थी, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की जो एप्लीकेशंस है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी है, हेल्थ केयर में भी है, ठीक है, इन चीज़ों में है। फिर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ की यहाँ पे बात आ जाती है, हम चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। अभी भारत सरकार, अगर हम बात करें, देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चलते हैं, तो 35,000 करोड़ का हमने बजट रखा है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकते हैं, और 76,000 करोड़ का हमने बजट रखा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अभी हम अपने रिश्तों को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं कि ताइवान के साथ, कोरिया के साथ, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट ताइवान में मैक्सिमम मोर देन 50% ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हैपन्स इन ताइवान,
ठीक है, अब ये एम क्या है? एम इज टू गिव अ मेजर पुश टू द हार्डवेयर इंडस्ट्री बाय एलिमिनेटिंग ऑल द बाउंड्रीज बिटवीन डिजिटल एंड फिजिकल वर्ल्ड। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात यहां पे आ जाती है, usage of internet of things, blockchain technology, big data analytics, AI, robotics, etc etc। ठीक है, फिर अगेन ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज में आपका डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग आ जाता है, अभी हमने क्रिप्टो करेंसीज की बात करी थी, ठीक है, सॉवरेन डिजिटल करेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, सेम वही बात यहाँ पे आ जाती है, विच इंक्लूड्स अचीवमेंट्स और एडवांसमेंट इन एरिया सच एज सिंथेटिक डीएनए, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन एडिटिंग, क्वांटम माइक्रोस्कोप, बायोसेंसर्स। तो ये टेक्नोलॉजीज के बारे में हम काफी पढ़ते रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम एग्री फूड टेक्नोलॉजीज की बात करें, अब एक बहुत बड़ा एक चैलेंज एग्रीकल्चर सेक्टर में रहा है कि उसको प्रोडक्टिव बनाना है। प्रोडक्शन में तो चलो हम काफी सफिशिएंट हो चुके हैं, आज के टाइम पे हमको ऐसी नौबत नहीं है कि हमको बाहर से अमेरिका से चावल या वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा, 60s में सिचुएशन थी। लेकिन हमने एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाना है, हमने फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, और हमने क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स मूव करना है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी हमने इंपेटस देना है। तो बहुत जरूरी है कि हम एग्री फूड टेक्नोलॉजीज जो भी आज के टाइम पे आ रही हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करें, ताकि एग्रीकल्चर को और हम रिनॉमिनेटिव बना सकें और एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बना सकें फॉर द रूरल वर्कफोर्स। चलिए फिर आधार की बात करें तो दोस्तों, आधार भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की सुविधा है ना। आधार दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम है, ठीक है। अब लगभग 20% है ना, 20-22% जो दुनिया की आबादी है, जो कि यानी कि भारत देश की हम बात करें तो यानी कि दिस इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट 20-22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अब अगर हम अपनी फाउंडेशन की बात करें अपनी डिजिटल डेमोक्रेसी की, तो आधार कहा जा सकता है इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डिजिटल डेमोक्रेसी। इस लाइन को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको बाय चांस आधार के ऊपर कुछ लिखने को आ जाए, है ना। लेट्स से आपको कुछ राइट टू प्रिवेसी रिलेटेड आपने कोई चीज लिखनी है, कोई थीम में आपको आधार के बारे में लिखना है, इन कंटेक्स्ट राइट टू प्रिवेसी एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाटएवर इट इज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये लाइन बड़ी अच्छी है कि भाई ये फाउंडेशन है इंडिया की डिजिटल डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब देखिए जनधन योजना की बात हम करते हैं, है ना, हम जो सोशल स्कीम्स हैं, जो कि सरकारी स्कीम्स हैं, उसके हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशरीज की बात करें, उसके लिए आधार का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है ना। तो अब इसका आप देखिए बहुत ज़्यादा हमने आधार का जो इम्पेटस है, आधार को जो बूस्ट मिला है खास करके पिछले 6-7 सालों में, स्पेशली आफ्टर द जनधन योजना, ठीक है। इनफैक्ट अराउंड अबाउट 99.9% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी इनरोल्ड विद आधार। उसके बाद अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें यूजिंग आधार, तो फेस ऑथेंटिकेशन है। अब जैसे आप जाते हैं मार्केट में, आपने सिम लेना है ना, तो आप जब सिम लेने जाते हैं, आप अपना आधार कार्ड देते हैं, तो आपको आपका फेस ऑथेंटिकेशन होता है, आपका आइरिस बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होता है, जस्ट इन केस आपका फिंगरप्रिंट अगर मैच ना करे, ठीक है। तो ये इनफैक्ट ये एग्जाम्पल है कॉन्टैक्टलेस और सिक्योर चीज़ों के, है ना, कॉन्टैक्टलेस और मोर सिक्योर कैसे ऑथेंटिकेशन आपका हो सकता है ना। ये बहुत बेसिक बातें, फेस ऑथेंटिकेशन, इसमें तो कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं। आइरिस बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन क्या है, फेस ऑथेंटिकेशन क्या है, फिंगरप्रिंट इमेज रिकॉर्ड किया, तो ये चीज़ें हम देखते रहते हैं। हम बैंक में जाते हैं, केवाईसी करते हैं, या अगर हमने कोई ऐसे शॉप में जाके सिंपल अपने नॉर्मल जो मार्केट में जाके हमने सिम लेना हो, तो उसके लिए भी ये सारा का सारा प्रोसेस तब यूज़ किया जाता है। तो बात है कि टेक्नोलॉजी इनोवेट की जा रही है यूजिंग आधार। फिर दोस्तों अंत में बात करेंगे मिशन कर्मयोगी के बारे। तो ये जो स्कीम है ये कहाँ पे हमको पर्टिनेंट है, ये हम क्यों पढ़नी है, बिकॉज ये एम करती है कि कैसे हम आने वाले, हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो जो भविष्य के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, आने वाले भविष्य में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कैसे और क्रिएटिव हो सकते हैं, कैसे और कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, है ना। स्टील फ्रेम की हम बात करते हैं कि भारत का जो स्टील फ्रेम है वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, कैसे और इनोवेटिव हो सकते हैं, कैसे और टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के साथ इनेबल्ड हो सकते हैं, ठीक है, कैसे और प्रोफेशनल हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी अपने काम में लेके आ सकते हैं। उसके लिए ये मिशन कर्मयोगी ये लॉन्च करी गई थी, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोल कॉम्पिटेंसीज, द सिविल सर्वेंट विल बी एबल टू इंश्योर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मिशन के चलते कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन स्थापित करी गई थी ऑन द 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो उसके 6 की पिलर्स हैं मिशन कर्मयोगी के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जहां पे आई गॉट कर्मयोगी की बात हो रही है, इसके बारे में आपको मैं आगे थोड़ी देर में बताता हूं। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर मिशन कर्मयोगी, तो हम कहते हैं कि सिविल सर्विसेज हमारा स्टील फ्रेमवर्क है। सरदार पटेल ने कहा था कि स्टील फ्रेमवर्क है हमारे देश का सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब देखिए हम 5 साल के बाद चुनते हैं, है ना, अपने एमएलएस को, अपने एमपीज को। अब वो 5 साल के बाद फिर आए या ना आए वो तो हमको नहीं पता, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये तो 30-35 साल तक रहते हैं। एग्जीक्यूशन का काम किसने, लेजिस्लेशन चलो वहां पे पार्लियामेंट में हो रहा है, लेजिस्लेशन चलो विधानसभा में हो रहा है, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, रियल एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने आने वाले समय में डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, हमने आने वाले समय में चाइना को ओवरटेक करना है, अमेरिका को ओवरटेक करना है, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम पढ़ते रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस है, तो एक मेजर अपग्रेड की रिक्वायरमेंट है हमारी ब्यूरोक्रेसी में,
है ना। और खास करके हम कैसे परफॉर्मेंस बेस्ड और इंसेंटिवाइज कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो इस करके बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो रिफॉर्म्स है फ्रॉम टाइम टू टाइम हम अपनी ब्यूरोक्रेसी में भी देखते रहें। और ये कैसे हेल्प करेगा, बिकॉज ये प्रोग्राम कोशिश करेगा कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। रोल बेस्ड मैनेजमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड एज आई गॉट कर्मयोगी, यानी कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये प्रोवाइड करेगा कंटेंट टू लर्न फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, बट अगेन रूटेड इन हमारी खुद की जो परंपराएं हैं, जो हमारी खुद की भारत की जो संस्कृति है और जो ट्रेडिशन है। ठीक है, और सिविल सर्वेंट्स है वो दे विल आल्सो हैव टू अंडरटेक कोर्सेज ऑन दिस आई गॉट प्लेटफॉर्म ऑन विच द ऑफिसर्स की जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट की जाएगी। तो यानी कि अब वो कल्चर नहीं आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि भाई आप एक सरकारी दामाद बन गए हो, आपने 25-26 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो आपको 34-35 साल कोई भी नहीं छेड़ सकता। नहीं, अब परफॉर्मेंस पे आपको जज किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर का जो एक रेलम है वो अब हम पब्लिक सेक्टर में भी आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चलिए, सो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था। जाने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है। तो दोस्तों यदि आप थोड़ा चिंतित हैं, अगर आप आपको लगता है कि भी मेरी हिस्ट्री बहुत वीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा हिस्ट्री कहाँ से पढ़ूँ, या पॉलिटी कहाँ से पढ़ूँ, इकॉनमी कहाँ से पढ़ूँ, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ूँ, है ना, अगर आप चाहें तो अपना खुद का इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको लगता है कि भी मेरी इकॉनमी वीक है, तो सिर्फ मेरे को इकॉनमी की कोचिंग चाहिए और मेरे को किसी चीज़ की कोचिंग नहीं चाहिए, तो आप अपना इकॉनमी का बंडल यहाँ पे ले सकते हैं। 6,000 इसकी कीमत रहेगी। तो जो भी आप लेना चाहें आप अपना यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा हर एक सब्जेक्ट वाइज, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो कंटेंट आपको प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें डेली क्विजेस मिलेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। लेट्स से आपने इकॉनमी का कोर्स लिया तो आपको जो डेली क्विजेस होंगे आपको इकॉनमी से पर्टिनेंट मिलेंगे, और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द मंथली करंट अफेयर्स। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपको जो बताना चाहता था। वैसे बाकी दोस्तों मेंस को तो काफी कम टाइम रह चुका है, फिर भी अगर आपने कोई मेंस की टेस्ट सीरीज की तलाश में है तो हमारे आप जो स्लीपी क्लासेस की मेंस की टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में आप असिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों एक और हमारे जनरल स्टडीज का मेंस जो बच्चे अब जो भी मेंस का पेपर देंगे, अगर एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप हमने लॉन्च करा है जहां पे आपको जो मेंटरशिप है इस प्रोग्राम में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा दी जाएगी। तो यदि आपने ये कोर्स अवेल करना है आप हमारे नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको मिलता हूं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कंटिन्यू करेंगे हम अपने पार्ट 2 को। योजना मैगजीन जून एडिशन, यहाँ पे न्यू एज टेक की बात करी जा रही है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि योजना में सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। अब जैसे ये वाला जो इशू है टेक्नोलॉजी का, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम आइसोलेशन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एनएफटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इन सब के बारे में हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन हमने इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे देखनी है? इसकी एप्लीकेशन सोसाइटी में देखनी है। तो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस कैसे टेक्नोलॉजी कर सकती है बेटर तरीके से, टेक्नोलॉजी कैसे एक बेटर इनेबलर बन सकता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, ये सब बातें हमने पिछले पार्ट में समझी थी। और इस पार्ट में 2 टॉपिक्स बनते हैं जो कि डिस्कशन इन पार्ट 2 रहेंगे। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, और इसकी एप्लीकेशन एजुकेशन में, एआई की एप्लीकेशन एजुकेशन में कैसे एक आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो सकती है। बिकॉज हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बहुत ब्रीफली इसको हम समझेंगे। चलिए, सो दोस्तों पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें। देखिए यहाँ पे आंकड़े बताते हैं कि भारत का रैंक 8वें नंबर पे था, यानी कि टॉप 10 कंट्रीज में भारत का नाम आता है अगर हम एआई पेटेंट फैमिलीज की बात करें, और हम रशिया और फ्रांस से भी कई गुना ज्यादा आगे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। इनफैक्ट अगर हम पेटेंट एप्लीकेशंस की बात करें, देखिए पेटेंट कल्चर तो पहली बात तो यहाँ पे इतना पॉपुलर था नहीं इंडिया में, है ना। अब अगर हम बात करें, अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। सो अगर हम जैसे हम बात करें सीपम डिपार्टमेंट की, जो सेल है फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अवेयरनेस, सीपम एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। अब उसके चलते बहुत सारे लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पता लग रहा है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो पेटेंट्स हैं, दे हैव बीन ग्रोइंग 10-fold इन द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, और आने वाले समय में बहुत पोटेंशियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि वो जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा कर सकता है। तो अगर हम डायरेक्ट जॉब्स की बात बोले, व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात बोले, तो 9 लाख से ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते क्रिएट हो सकती हैं, और साथ के साथ 3.6 मिलियन यानी कि 36 लाख से भी ज्यादा जो नौकरियां हैं इनडायरेक्ट तरीके से बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट की जा सकती हैं।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट थिंक टैंक है, नीति आयोग का यह कहना है कि बाय 2035 यानी कि आने वाले 12-13 सालों में एआई में पोटेंशियल है कि कैसे वो $1 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी में ऐड कर सकता है। तो डिजिटाइजेशन को हम बहुत फोकस कर रहे हैं। अब डिजिटाइजेशन से भी आगे बढ़ना है ना, ये नई टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करना है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्लीन टेक्नोलॉजीज। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि हमारे पास पैसे की कमी हो। देखिए अब हमारे पास इतना पैसा नहीं जितना चाइना के पास है या बाकी जो विकसित देश है, डेवलप्ड देश है। टैलेंट की कमी हमारे पास नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन की कमी हमारे पास नहीं है, आईटी के टैलेंट में हमारे पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो इस टैलेंट को हमने यूटिलाइज करना है। वैसे भी पढ़ते हैं ना एडिटोरियल्स में बार बार कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, कि आज हमारे पास वो विंडो है, आने वाले 30 साल तक हमारे पास ये विंडो रहेगी कि अगर आज हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड हम टैप नहीं कर पाए तो फिर वील मिस द बस। बाकी देशों में तो आबादी काफी एज हो रही है, चाइना को देख लीजिए, वहां पे भी ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है। अभी हमारे पास वो लेवरेज है। हम बार बार बात करते हैं कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है अगर हमने ह्यूमन कैपिटल को हार्नेस करना है। तो इस करके बहुत जरूरी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, इन टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल करें ताकि हम अपने आने वाले भविष्य को सिक्योर कर सकें। अब नीति आयोग ने एक पेपर रिलीज किया था, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एआई, और उसका नाम रखा था एआई फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, और ये बात आज से 4 साल पुरानी है, ये जून 2018 की बात है। अब ये पेपर में एक रोड मैप लेआउट करा गया था कि इंडिया कैसे लेवरेज ले सकता है ऑफ दीज न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दीज क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, ताकि कोई भी पीछे ना रहे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इंक्लूसिव ग्रोथ की यहां पे बात करी गई है, सोशल डेवलपमेंट की यहां पे बात करी गई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल एम करता है कि कैसे एनहांस किया जा सकता है, इंपावर किया जा सकता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज को, ताकि जो डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी के उसको हम एड्रेस करे जा सकते हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे अफोर्डेबल, इजीली एक्सेसिबल और एफिशिएंट तरीके से लार्ज स्केल में जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो कंज्यूम कर सकते हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस है वो मेड इन इंडिया हो। ठीक है, अब एप्लीकेशंस की बात आती है तो 5 प्रायोरिटी सेक्टर्स नीति आयोग ने यहां पे लिस्ट आउट करे थे। एक तो आता है आपका हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर में बहुत जरूरी है ना, इंक्रीजिंग, ताकि हम जो क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर को देखिए बहुत फोकस मिला पिछले 2-2.25 सालों में पैंडेमिक के बाद। अब ये टेक्नोलॉजीज का कैसे हम इंप्लीमेंटेशन अपने हेल्थ सेक्टर में कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में खास करके, चलो प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काफी एनहांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में बहुत जरूरी है कि इन टेक्नोलॉजीज का हम इनकॉर्पोरेशन करें ताकि क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर हर किसी के रीच में हो। फिर एग्रीकल्चर की बात आती है, अगेन मैंने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, प्रोडक्टिविटी, है ना। अब देखिए दोस्तों, मैं एक बात यहां पे थोड़ा डिविएट करूंगा, हम टेक्नोलॉजी की बातें करें लेकिन ये सारे सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगेन सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन को योजना में हम डिस्कस करें, बेशक टॉपिक टेक्नोलॉजी का है, तो ये एंगल और ये डायमेंशन हमको समझना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर, अभी हमने बात करी थी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, है ना। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे हम माइक्रो इरिगेशन के ऊपर एम्फसाइज कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी, आने वाले टाइम में देखिए फसलें खराब होने वाली हैं, हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फसल खराब हो सकती है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी आबादी भी है जो कि लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, बच्चे देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक कितना कम रहता है। हमने क्रॉप यील्ड को बढ़ाना है, फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, हमको व्हीट और राइस से भी मूव अवे करके बाकी क्रॉप्स के ऊपर भी फोकस करना है ना। फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना है, फार्मर्स इनकम हो गया, माइक्रो इरिगेशन हो गया, तो ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हम अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कि इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एजुकेशन की बात आती है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में डिजाइन करी गई थी, न्यू इंडिया का हम सपना देखते हैं, तो इस करके अब हमको नए तरीके से अगर आने वाले भविष्य को हमने नई टेक्नोलॉजी देनी है, नई शिक्षा देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, और ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी भी एम्फसाइज करना है। तो देखिए प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है, आपकी एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उसके लिए कैसे हम इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर स्मार्ट सिटीज की बात करें, हमने डिजास्टर रेजिलिएंट सिटीज हमने इंश्योर करनी है। आने वाले समय में देखिए कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स देख रहे हैं, तो कैसे हम अपनी सिटीज को सेफ रख सकते हैं, कैसे लिवेबल रख सकते हैं, है ना। बहुत बार ये बात क्रिटिसिज्म में आती है कि अर्बनाइजेशन, देखिए आने वाले समय में लोगों की एस्पिरेशन है तो लोग शहरों में जाएंगे, जैसे जैसे लोग अब गांव से निकल के शहरों में आएंगे, उनको जगह चाहिए रहने के लिए, उनकी एस्पिरेशंस है। अब वो भी गांव से भी लोग आके यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमने अर्बनाइजेशन को बढ़ाना है, हमने चाइना की तरह तो वो हुकाऊ सिस्टम नहीं यूज करना ना, जैसे एक बार एडिटोरियल्स में भी मैंने डिस्कस किया था हुकाऊ सिस्टम के बारे, जहां पे चाइना ने डेलिबरेटली सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अपनी इंटरनल माइग्रेशन को कंटेन करने के लिए। हम तो चाहते हैं अर्बनाइजेशन हो। अब अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी, तो और जो बाकी समस्याएं हैं पानी की, बिजली की, ठीक है, पोल्यूशन की बात करें, उसका भी हमने काफी खास ख्याल रखना है। तो अर्बन प्लानिंग में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी काम आ सकता है। मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, आने वाले समय में 2030 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि 80% हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही होगा। उसमें भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल बातें, बेसिक बातें, अगर आपको एप्लीकेशन पूछेंगे डायरेक्टली आप इसको वहां पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहां से। और देखिए अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं, योजना मैगजीन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बातें प्रेजेंट करी गई होती हैं, बहुत सारे पेजेस वहां पे मेंशन होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वहां से क्रिस्प पॉइंट्स निकाल के हमने आपके साथ शेयर करने और यहां पे एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर अगर बात करें, अगर इसको कंटिन्यू करें तो इंडिया सीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एज द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इकोनॉमी में ज्यादा सब्सटैंशियल डेप्थ अचीव कर सकते हैं, और कैसे हम जो पॉलिसी पैरालिसिस है, करप्शन है, रेड टेपिज्म है, कैसे उससे लड़ सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिजिटाइजेशन ऑफ सिटीजंस की बात करें, चलो आधार की हम बात करें तो कैसे हमने आधार को इवॉल्व किया है एज अ टेक्नोलॉजी टूल। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल, फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज वेल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है ये पर्टिकुलरली सूटेड है फॉर इंडिया। व्हाई? बिकॉज वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ डेमोक्रेटिक डेटा। आधार की बात करें, 99.999% ऑफ द इंडियन सिटीजन दे आर एनरोल्ड विद आधार। या इसको कहने का एक और तरीका है और शालवी से, कि डेटा विच इज बीइंग जनरेटेड या जिसको एनालाइज किया जा रहा है वो दैट इज बीइंग डन अंडर द डेमोक्रेटिक रूल ऑफ गवर्नेंस। नाउ अब इसको लेके हम क्रिटिसिज्म बहुत सुनते हैं न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि देखिए अभी अगर हम डेटा इज गोल्ड की बात करते हैं, वी लिविंग इन द डेटा एज, डेटा इज द न्यू गोल्ड, तो अब ये भी हम बात करते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन रजीम होना भी बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो बिल 2019 से जो चलता आ रहा है, जिसको भी लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस करा गया था, उसको भी फिर से अभी पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको भी फिर से वापस कर दिया गया, उसको फिर से भी रद्द कर दिया गया है और उसको नए तरीके से अभी इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ठीक है, अब अगेन बहुत जरूरी है कि जहां पे हम डेमोक्रेटिक डेटा की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक रूल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, तो यहां पे साथ के साथ जब इतनी टेक्नोलॉजीज का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हम एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम के टुवर्ड्स भी बहुत कॉन्फिडेंटली मूव ऑन कर सके। ठीक है, तो देखिए अब ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, द यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजीज ऑन इंडियन डेटा, दिस विल बी प्राइसलेस। सिर्फ डिसीजन मेकिंग करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से हर किसी को जूझना पड़ता है, लेकिन बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड कैसे हम इन टेक्नोलॉजीज का फायदा उठा सकते हैं और कैसे डिसीजन मेकिंग कैन बिकम मोर इजी एंड मोर स्ट्रीमलाइन बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। और इंडिया हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स, देयरफॉर ये जो डेटा है दिस कैन हेल्प डिटरमिन मेनी पैटर्न्स। ठीक है, दैट माइट बी डिफिकल्ट टू डिटरमिन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जितनी हम यहाँ पे डाइवर्सिटी देखते हैं, शायद इतनी डाइवर्सिटी किसी और दुनिया भर में किसी और देश में हो। ठीक है, तो एजुकेशन से लेके, डिफेंस से लेके, हेल्थ है, ई कॉमर्स है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पे इसका इंपैक्ट विजिबल होता नहीं दिखाई दे रहा हो। फिर दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे जो दूसरा टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। अगेन अब देखिए पैंडेमिक के चलते हमने देखा है कि भाई ऑनलाइन टीचिंग भी, चलो पढ़ाई हो रही थी है ना, अब देखिए अब ऑनलाइन टीचिंग के भी अपने फायदे हैं, नुकसान भी हैं। सही माने तो दोस्तों ऑफलाइन जो टीचिंग होती है उसमें बहुत मजा होता है। मेरी कोशिश रहती है कि चलो जैसे हम वीडियोस भी बना रहे हैं तो ऐसे वीडियोस बनाऊं कि चलो हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ऑफलाइन टीचिंग का अपना एक मजा होता है, आई एम श्योर आपको भी ऑफलाइन टीचिंग अच्छी लगती होगी। लेकिन पैंडेमिक के चलते पढ़ाई तो नहीं बंद हुई है ना, लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, एसएससी की तैयारी कर रहे थे, 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे। हाँ ये और बात है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 में, 2 में, नर्सरी में, अब आप उनको कहोगे यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियोस देख के वो 2+2 सीख जाए, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता। पर बहरहाल पैंडेमिक ने इस बात को एम्फसाइज करा है, इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करा है फॉर द नीड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, जिसके चलते हाइब्रिड मॉडल ऑफ टीचिंग भी हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से, कि यानी कि ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। ठीक है, अब एक नया ट्रेंड बन चुका है और जो बड़ी बड़ी एजुटेक कंपनीज है, अगर हम अपनी भी बात करें या बाकी कंपनीज की भी बात करें, चाहे वो अनअकैडमी है चाहे वो बायजूस है, वो भी इस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर न्यू इंडिया, दिस हैज रियलाइज्ड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक्स हैं वो ये क्वालिटी गैप को भी एड्रेस कर सकते हैं इन द एजुकेशन सेक्टर और इसको ड्यू इंपॉर्टेंस मिल रही है। गोल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? गोल है कि कैसे स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इंसानों से भी आगे है, यानी कि जो इमोशन, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, जो सॉल्विंग एबिलिटीज इंसानों के अंदर है वो आर्टिफिशियल ये मशीन्स भी कर रही हैं। ठीक है, तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को एजुकेशन सेक्टर में भी इंप्लीमेंट करा जाए। अब रोबोट टीचर्स, अब सोचिए कल को एक ऐसी सिचुएशन हो कि आपके सामने टीचर्स आके बोल रहे हैं, जय हिंद दोस्तों, मैं यहाँ पे योजना एनालिसिस करने वाला हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक रोबोट्स के तो एक्सप्रेशन नहीं होते हैं ना, अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन से बात कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, आइज का एक्सप्रेशन है। अब जस्ट इमेजिन कल को, बट आइडिया बुरा भी नहीं है, अब रोबोट टीचर्स की बात करें, वैसा नहीं कि सिर्फ रोबोट्स ही पढ़ाएंगे। अब कल को सोचिए कि रोबोट्स ही आपको यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं ना, रोबोट्स आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब
अगेन ये आइडिया यहां पे डिस्कस करा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दिस कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर्स एज वेल। लेकिन ये नहीं कि जो रोबोट टीचर्स होंगे वो कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे ह्यूमन टीचर्स को, वो असिस्ट कर सकते हैं ह्यूमन टीचर्स को। ठीक है, कि कैसे, अगर लेक्चर्स डिलीवर करने हैं तो टीचर्स, देखिए अगर आपके पास एक और असिस्टेंस मिल जाता है, अगर आपके साथ एक रोबोट है जो पढ़ाने के लिए, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप और चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, अपने जो लेक्चर्स को और वेल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मे बी जो डाउट सेशंस हैं वो ये रोबोट्स ले सकते हैं, बाकी जो टीचिंग का काम है जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो कर सकते हैं। ये मतलब इस तरह की यहाँ पे बात डिस्कस करी गई है कि टीचिंग और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है आने वाले टाइम में यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। तो रोबोट जो टीचर्स हैं उनको यूज किया जा सके, कैसे वो स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं विद द सेम एक्सप्रेशन एज जो ह्यूमन टीचर्स करते हैं। तो यहाँ पे एक बात डिस्कस करेगी। देखिए अब ऐसा तो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन कुछ देश हैं जहां पे इस तरह का कंसेप्ट चल भी रहा है ना। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे टीचर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करेगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में इस तरीके से करा गया कि जो बाकी जो छोटे मोटे काम है, जो म्यूंडेन काम है, या अगर हम बात करें जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, क्लरिकल काम होते हैं, अगर टीचर्स उसमें अपना ज्यादा टाइम व्यस्त ना करें और बाकी कंस्ट्रक्टिव कामों में, सब्जेक्ट में क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने में, सब्जेक्ट को और एंगेजिंग बनाने में अगर अपना टाइम फोकस करें, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का काफी हम एक इस्तेमाल करना देख सकते हैं, एक बेनिफिट देख सकते हैं। Now, वैसे तो पुटिंग अ रोबोट इन अ क्लासरूम दिस माइट सीम टू बी अ वेरी वेरी क्रेजी आइडिया, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स और इंजीनियर्स हैं दुनिया भर में जो कि इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने की कोशिश बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं। ठीक है, सो बट बिफोर बिल्डिंग अ सेल्फ सस्टेनिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ये जो इन्वेंटर्स हैं, दे सॉट फर्स्ट टू प्रूव दैट सच ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन इज पॉसिबल। तो 2000 की बात है, इन द डेकेड ऑफ 2000 कुछ इंजीनियर्स थे टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के, उन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को डिजाइन किया, उनका नाम है साया मैम। ठीक है, हु एंड शी कुड रिएक्ट टू स्टूडेंट्स, और उनका जो बिहेवियर था इस जो रोबोट का वो भी ऐसा था, जो एक्सप्रेशन थे, जो बिहेवियर था बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर की तरह। ठीक है, तो ये जो रोबोट थे दे कुड कॉल द रोल, दे कुड डिलीवर अ लेसन, दे कुड मॉनिटर स्टूडेंट एक्शन, हर एक चीज यहाँ पे मॉनिटर करी जा रही थी। तो मैं आपको साया मैम की फोटो भी दिखाता हूँ। ये साया मैम है, ये मेम नहीं है, ये रोबोट की फोटो है जो कि जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में ये रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइन करा गया था। फिर पर्सनलाइज एजुकेशन की बात करें, देखिए अब हम ये भी देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। किसी को होता है जी मैंने भी मार्क ज़करबर्ग बनना है, स्टीव जॉब्स बनना है, हर किसी की अपनी एस्पिरेशन हो सकती है। लेकिन अगेन अब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो एक फॉर्मल तरीके से आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए, वो भी जरूरी है। चलो ये भी आ जाता है बात कि बच्चे कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं अच्छा, कि यहाँ पे रोट लर्निंग को बहुत एम्फोसाइज किया जाता है। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हम अब हर एक बच्चे का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, हर एक बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, हर एक बच्चे के जो परफॉर्मेंस एबिलिटी है या उसके ग्रेड्स हैं वो तो डिफर करेंगे। किसी को किसी तरीके से समझ आएगा, किसी को किसी और तरीके से समझ आएगा। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच तो हर एक स्टूडेंट के लिए काम नहीं आ सकती है, ना ही एजुकेशन में काम आ सकती है। अगर एजुकेशन को, टीचिंग को इंगेजिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हमको डिफरेंट अप्रोचेस यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए अब बिग डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर इसको सही तरीके से यूज किया जा सकता है तो पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस को भी हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि बहुत चैलेंजेस, और हो सकता है कि बच्चे इस करके ड्रॉप आउट कर रहे हो बिकॉज उनको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, या उनका इंटरेस्ट नहीं हो सब्जेक्ट में। ठीक है, या मे बी उनकी अरिथमेटिक एबिलिटीज अभी भी नहीं बनी है, बेशक वो कॉलेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी अभी जो बेसिक अरिथमेटिक एबिलिटीज हैं वो अभी तक नहीं बन पाई हैं। ठीक है, या अगर हम लिटरेसी एबिलिटीज की बात करें, ठीक है, ग्रामर की बात करें, वो चीजें नहीं इवॉल्व कर पाई हैं। तो पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ठीक है, और एजुकेशन एक्सपीरियंस, एजुकेशन अप्रोच ऐसे हो कि वो हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट तरीके से डिजाइंड हो, वेल टेलर्ड और वेल डिजाइंड फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एज पर देयर नीड्स। और इससे बच्चों की मोटिवेशन में बहुत, उनकी हौसला अफजाई में फर्क पड़ेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो शायद कॉलेज से ड्रॉप आउट ना करें, मे बी 12वीं से ड्रॉप आउट ना करें, कॉलेज से ड्रॉप आउट ना करें। और जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी बच्चों के बारे, उनकी लर्निंग प्रोसेस के बारे, बिकॉज हर एक बच्चा डिफरेंट तरीके से चीज को अडाप्ट करता है। तो प्रोफेसर्स को भी एक ह्यूमन टच की यहाँ पे बात आ जाती है, एक सॉफ्ट अप्रोच की बात आ जाती है। अब ये नहीं कि हम डंडा मारे बच्चों को कि भाई आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, वो बात तो सही नहीं है। लेकिन कैसे जो स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस है, अगर उसको हम मजेदार बनाने की बात कर ही रहे हैं तो हम उनके बिहेवियर को भी समझें, उनकी नीड्स को समझें। ठीक है, क्या प्रॉब्लम से वो निकल रहे हैं उनको समझने की बहुत जरूरी है। तो यहां पे टेक्नोलॉजी इन चीजों के लिए काम आ सकती है। अब कुछ जो बच्चे हैं उनको हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही है, उनको ज्यादा अटेंशन चाहिए, या उनको ज्यादा पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग चाहिए, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए एज कंपेयर टू अदर्स। हर किसी के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। बाकी शायद बहुत जल्दी पिकअप कर लेते होंगे, बाकी शायद इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाते होंगे, मे बी शायद इतना इंटेलेक्चुअली चैलेंज नहीं फील करते होंगे।
ठीक है, लेकिन अब उनको भी फायदा होगा पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस से। तो जो बच्चा कमजोर है पढ़ाई में उसको भी फायदा है, जो बच्चा तेज है उसको भी फायदा है, दोनों ही केसेस में दोनों बच्चों को फायदा है। और जो आर्टिफिशियल लर्निंग सिस्टम है वो दोनों ही तरह के बच्चों को बहुत मदद करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात शायद वो ये जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग सिस्टम है, ये मदद कर सकते हैं कि बच्चे ज्यादा ड्रॉप आउट ना करें। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की अगर मैं बात बोलूं तो जैसे कि छोटे मोटे काम होते हैं टीचर्स के, जो क्लरिकल लेवल के हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हो, रेपिटेटिव होते हैं, म्यूंडेन होते हैं। अब जैसे क्लासेस कब शेड्यूल करनी है, टाइम टेबल बनाना, करिकुलम को डिजाइन करना, ठीक है, अटेंडेंस मार्क करना, रिपोर्ट कार्ड जो होती है बच्चों की वो शेयर करना, ठीक है, इस तरह की जो बातें हैं वो रोबोट्स भी कर सकते हैं। अब इस तरह की जो बातें वो आउटसोर्स कर सकते हैं रोबोट्स को, ठीक है, जो कि टीचर्स को असिस्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, टीचर्स जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिटी पे, अपनी एजुकेशनल क्वालिटी को एनहांस करने में, rather than spending time on these clerical thing और administrative things। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये टीचर्स की एफिशिएंसी को, इंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। फिर मल्टीलिंगुअल टीचिंग की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे आप जानते होंगे कि आने वाले समय में हम बीटेक की अगर कोर्स की बात करें, उसको भी अनेक भाषाओं में कोर्स को रन आउट करने की बात करी गई है, ठीक है, बीटेक कोर्स को भी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे देखिए अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी फोकस है कि भाई क्लास 5 तक जो बच्चा है अपनी मदर टंग में एजुकेशन अगर प्राप्त करना चाहे वो कर सकता है ना। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब खास करके अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें उसमें वो कैपेबिलिटी है कि कैसे ये जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट रीजनल एरियाज, बिटवीन डिफरेंट डायलेक्ट्स, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। दिस वे access to quality education and sharing of knowledge can be processed at a wider level। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्रामरली है, ठीक है, विच मेक्स योर राइटिंग्स वेरी क्लियर एंड एरर फ्री, और क्विलबॉट है, ठीक है। इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एनहांस करते हैं आपका जो एक्सपीरियंस है, खास करके मल्टीलिंगुअल टीचिंग में अगर बात करें। तो कंक्लूजन की बात करें, जो पोटेंशियल ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे देश में, देखिए वो तो तय है कि होगा ही होगा। ये जो टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल है एजुकेशन में वो तो डेफिनेटली हम करेंगे, और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आने वाली पीढ़ी की अगर हमने पोटेंशियल को हार्नेस करना है, अगर हमने देश के भविष्य को सिक्योर करना है, देश को आगे लेके जाना है, तो बहुत ज़्यादा हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों में, यूथ में। बिकॉज देखिए गुड एजुकेशन ही है जो कि बच्चे को आगे लेके जा सकती है, ठीक है, ज्ञान आपको आपका हक दे सकती है। तो गुड एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अच्छी एजुकेशन में करें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के नौजवानों को, आज के बच्चों को असिस्ट करना पड़ेगा ताकि वो कल के एफिशिएंट लीडर्स बन सकें, ब्यूरोक्रेट्स बन सकें और इनोवेटर्स बन सकें। तो ये बात कंक्लूजन में आती है। बाकी दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2। तो जून 2022 का योजना एडिशन हमारा कवर हो चुका है। कोशिश करूंगा कि अगस्त खत्म होने से पहले पहले जुलाई का जो एडिशन है योजना का वो भी आपके साथ डिस्कस करूं। तो दोस्तों बाकी आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे बहुत जल्द एडिटोरियल डिस्कशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।